Hello students, so today moving forward to exercise 1.2 example number 7. ये example का question है, example number 7. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 96 और 404 का HCF फाइंड करना है. Hence find their LCM. Hence find their LCM. अब ये जो इतना पार्ट पोर्शन है ना क्वेश्चन का, वो इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ HCF और LCM ही फाइंड करना है. आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके HCF फाइंड करना है और फिर वो जो HCF का आंसर मिला उसका यूज करके फिर LCM फाइंड करना है. ऐसे ही डायरेक्टली नहीं फाइंड कर देना है. तो HCF का यूज करके LCM अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमने जो नोट में फॉर्मूला लिखा था वो फिर से रिवाइंड करेंगे. दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे, फिर दोनों नंबर्स तो है ही हमारे पास और फिर मिलेगा LCM. तो पहले 96 के फैक्टर्स, तो पीछे 6 है इसलिए 2 से, तो 48 2 जा 96, फिर से 8 इसलिए 24 2 जा 48, 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3. उसके बाद 404 से, तो 404 पीछे 4 इसलिए 2 से, तो 202 2 जा 404, 101 2 जा 202. अब जैसा कि आपको पता है कि 101 प्राइम नंबर है इसलिए इसके आगे कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते. सो 96 is equal to 2 raised to 5 into 3 and 404 is equal to 2 raised to 2 into 101. तो हमें पता है कि लेस पावर किसकी है, तो 2 raised to 2. So HCF is 2 raised to 2 and is equal to 4. तो HCF मिल गए. अब ये फॉर्मूला लगाना है. HCF of 96 at 404 multiply by LCM of 96 and 404 is equal to 96 multiply by 404. तो HCF है 4 into LCM is equal to product. तो 4 यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में. सो 96 अपॉन 404 इन अपॉन 4. ये 4 से यहाँ से कट होगा तो 24 4 जा 96. 24 इंटू 404 इज इक्वल टू 96. ये हो गया हमारा आंसर. इसलिए आपको क्वेश्चन को खास समझना पड़ेगा कि आपको LCM फाइंड करने को बोला है तो वो किस तरीके से बोला है. उसके बाद नेक्स्ट, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उस एग्जाम्पल में आपको HCF फाइंड करने को बोला था. यहाँ पर आपको HCF दिया है ऑलरेडी और सिर्फ LCM फाइंड करना है ऐसा बोले. तो HCF ऑफ 306 एंड 657 इन दो नंबर्स का HCF 9 है तो आपको LCM फाइंड करना है. तो जैसा कि हमें पहले ही बताया कि HCF 9 है. नाउ एज वी नो दैट HCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट. सो HCF की जगह पर 9, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657. 9 यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में. सो ये 9 इसके साथ डिवाइड हो सकता है तो 34 9 जा 306. नाउ 34 इंटू 657. Okay, so answer is 22,338. Okay, so that's all about question number 4. अब question 5 और 6 जो है वो आपको नहीं करने हैं. डायरेक्टली मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ देयर इज अ सर्कुलर, अब ये क्वेश्चन खास समझना है. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया को इस फील्ड का एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं जबकि रवि को उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं. दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. वो दोनों सेम पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे ही स्टार्ट कर रहे हैं एंड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो कितने मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे. अब देखिए, मान लीजिए कि ये फील्ड है, सोनिया भी यहीं से स्टार्ट कर रही है और रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो
सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स लगेंगे। ओके, फिर 1 मिनट कंप्लीट 18 मिनट्स के बाद वो यहाँ पर वापस आएगी, फिर से एक और राउंड लगाएगी तो कितने मिनट्स हो जाएंगे 36। फिर से एक और राउंड लगाएगी, कितने मिनट्स हो जाएंगे 54। फिर से एक राउंड लगाएगी, कितने हो जाएंगे 72। उसी हिसाब से रवि को कंसिडर करें तो पहला राउंड कंप्लीट करेगा तो 12 मिनट्स लगेगा, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60। यानी उसका जो वापिस आने का टाइम है वो इस हिसाब से होगा। तो मैंने जो सोनिया के लिए कहा वो क्या था, जो टाइम था वो 18, 36, 54, 72। तो ये सब क्या है, तो ये 18 के मल्टीपल्स। उसी तरीके से यहाँ पर जो रवि के लिए टाइम्स मिलेंगे वो क्या होगा, तो वो 12 के मल्टीपल्स होंगे। तो जब मल्टीपल्स की बात आती हो तब हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, LCM। यानी अगर हम LCM फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो दोनों वापिस कौन से टाइम पे मिलेंगे। यहाँ पर हमें 12 और 18 का LCM फाइंड करना है, तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर और 12 का हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर, और 3 की भी मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर, और उसके अलावा और कोई नंबर है नहीं। तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 यानी 36। तो सोनिया और रवि 36 मिनट्स के बाद फिर से वापस मिलेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है वो इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ ही लिया, ओके, लेकिन फिर से एक बार इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, तो जिस नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में डिनोट कर सके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज अ नॉन जीरो इंटीजर, देन उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, तो द नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे हम P/Q फॉर्म में डिनोट ना कर सके, जहां पर P और Q इंटीजर्स हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम P/Q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अभी आपको मैंने बताया था 9th स्टैंडर्ड में कि √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर है, और वो इरेशनल नंबर क्यों है उसका जो प्रूफ है वो हमें 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा। तो ये रहा उसका प्रूफ, और ये प्रूफ के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब हम हर बार थियरम और वो सब चीजें प्रूव करते हैं, तो प्रूव करने के भी कुछ मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो हम जो सपोज करते हैं वो उल्टा ही रिजल्ट सपोज करते हैं। मान लो कि हमें ये प्रूव करना है कि √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग हम सपोज क्या करेंगे कि √3 रैशनल नंबर है, ऐसा हम सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं। तो हम सपोज करेंगे कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, और ऐसा सपोज करने के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि हम गलत है, और हम गलत है इसका मतलब √3 रैशनल नंबर नहीं है, और √3 रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमें पता है कि 81 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 81 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो उसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकेंगे। सपोज 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। तो 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर को अगर हम उससे डिवाइड कोई स्पेसिफाई नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर उसके स्क्वायर रूट को भी उससे डिवाइड
कर सकते हैं। और मैंने आपको जो बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसका भी हमें यहाँ पर यूज करना है। वो सब कैसे करना है वो अभी देखते हैं। उससे पहले अब देखिए, √3 इज अ रैशनल नंबर। सपोज √3 इज रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर होगा तो हम उसे a/b यानी p/q वाले फॉर्म में डिनोट कर सकेंगे। तो p/q की जगह पर मैं कंसीडर कर रहा हूं a और b। सो सपोज √3 इज इक्वल टू a/b। अब हमें पता है कि a और b जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है a बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर। तो a भी नेचुरल नंबर है और b भी नेचुरल नंबर है। और HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर और नीचे कुछ कट नहीं हो सकता है। हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही इसको लिखा है, उसका मतलब होता है कि HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। अब देखिए b यहां से यहां जाएगा तो √3 इंटू बी, सो a इज इक्वल टू √3 इंटू बी। अब दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a² इज इक्वल टू 3b²। नाउ अब इसको देखो, a² इज इक्वल टू 3b²। अब देखिए a² इज इक्वल टू 3b², तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवीजर और ये हो गया हमारा क्वोशंट। प्लस अगर 0 करें तो इसका मतलब कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 है। ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है और ये क्वोशंट है। तो अब रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड कर सकते। इसका मतलब हम a² को 3 से डिवाइड कर सकते। सो a² इज डिविजिबल बाय 3। a² इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं, a² इज डिविजिबल बाय 3। ये स्ट्रेट लाइन है, 3 और फिर a²। तो इसका ये मतलब होता है कि a² जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब मैंने बताया कि अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल है। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब a अगर 3 से डिविजिबल है तो हम इसको भी इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो उससे डिविजिबल है इसलिए। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या किया, तो ये क्या है हमारा, ये a² यहाँ पर क्या था, डिविडेंड। तो इसको रखेंगे हम डिविडेंड की जगह पर। फिर ये 3 कहाँ पर था, डिवीजर की जगह पर। तो ये 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक दूसरा नंबर पुट कर रहे हैं, वो है a1। और a1 जो है वो भी कैसा नंबर है, तो वो भी नेचुरल नंबर ही है, इसलिए a1 बिलोंग्स टू n। सो a इज इक्वल टू 3a1। ये आपको खास समझना है कि ये मैंने कैसे पुट किया। a² 3 से डिविजिबल था, इसलिए a भी 3 से डिविजिबल है। अब इसमें से हमने ये लिखा तो इसमें से ये भी वापस लिख ही सकते हैं। तो बस हमें भी यही करना है, इसके ऊपर से ये लिखना है। तो यहाँ पर a² पीछे था और यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर भी a आ जाएगा आगे, इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 3 और पीछे कोई नंबर नहीं है, इसलिए वहां पर हमने रख दिया रैंडमली a1, वेयर a1 इज बिलोंग्स टू n। अब फिर से दोनों जगह पर स्क्वायर करेंगे, तो a² इज इक्वल टू 9a1²। तो a² इज इक्वल टू 9a1²। अब हम जाएंगे वापस आगे, वहां पर हमारे पास क्या था, a² इज इक्वल टू 3b²। उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो a² के साथ मैंने पुट कर दिया 3b² इज इक्वल टू 9a1²। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको रिजल्ट नंबर 1 कंसीडर करेंगे, फ्रॉम रिजल्ट 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो a² इज इक्वल टू 3b², 3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में, सो 9/3 यानी कि 3। सो b² इज इक्वल टू 3a1²। सो इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाय 3। b² इज डिविजिबल बाय
3, b square is divisible by 3. सो ऊपर जैसा कि हमने देखा था कि b is also divisible by 3. तो हमने प्रूव किया कि a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल. अब अगर a b 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a और b का HCF 3 है. लेकिन हमने क्या सपोज किया था कि a और b का HCF 1 है. इसका मतलब हम रॉन्ग थे और हम रॉन्ग थे, इसलिए √3 इरेशनल नंबर है. समझ में आया पूरा? फिर से एक बार देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमें सपोज करना है कि √3 रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर इसका मतलब हम उसे a अपॉन b वाले फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. सो a इज इक्वल टू √3b, दोनों साइड पर स्क्वायर करो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर. दिस इज रिजल्ट नंबर 1. अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अकॉर्डिंग टू डिविजन इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये 3 जो है उसको हम a स्क्वायर जो है उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नाउ इसका यूज करके हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3a1 वेर a1 बिलोंग्स टू एंड दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9a1 स्क्वायर. अब रिजल्ट 1 के ऊपर से a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a1 स्क्वायर. So b square is also divisible by 3. So b is also divisible by 3. So a भी 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है. इसका मतलब a और b का HCF 3 है. लेकिन हमने जो सपोज किया था उसके अंदर a और b का HCF 1 था. इसका मतलब हम रॉन्ग है और हम रॉन्ग है इसका मतलब √3 रैशनल नंबर नहीं है और √3 रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब √3 इरेशनल नंबर है. So that's all about example number 9. अब example 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी इसके जैसा ही है. उसके अंदर आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना है. तो इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको 3 दिख रहा है उन सब जगह पर वहाँ पर 5 ही आएगा. सो इसको आपको अपने हिसाब से करना है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.